अध्याय 131 पीठ में छुरा घोंपना। एक पल रुको। तीसरी महिला ने सामने की ओर चलते हुए कहा। उसने एक बैंगनी रेशमी वस्त्र पहना था जो काले रंग से रंगा हुआ था। सच में? क्या मुझे उस आनंद का अनुभव मिलेगा जो मैंने अपने जीवनकाल में पहले कभी अनुभव नहीं किया है? मोहक स्वर और मुद्रा में पूछते हुए उसकी आंखें धुंधली थी। हाँ, मैं वादा करता हूँ। आदमी चिल्लाया और जल्दी से उसे गले लगाने के लिए दौड़ा क्योंकि उसने इस गली में लगभग उसे करने के बारे में सोचा था। जैसे ही वह दौड़ा, वह धीमा हो गया क्योंकि वह दौड़ के बीच में गिर गया। उसका सिर उन महिलाओं के बगल में उड़ गया जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उसे अपने मोहक व्यवहार से आमंत्रित किया था। उसकी गर्दन से हर जगह खून का छिड़काव किया गया, लेकिन यह तीनों महिलाओं पर नहीं गिरा। जल्दी करो, यह समय है, हमें अभी जाना है। गुलाबी कपड़े पहनने वाली महिलाओं ने अपनी आंखें बंद कर ली और घृणा में कहा, चिंता मत करो, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। बैंगनी रंग के वस्त्र पहनने वाली महिलाओं के हाथों में एक तेज ब्लेड जैसा चाबुक था। उनकी आंखें फैल गई क्योंकि वह मोहक रूप से मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल चीख पुकार मच गई और पूरी गली शांत हो गई। ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस में महल को विशेष सामग्रियों के साथ बनाया गया था जो इसे बाहर से देखने पर चमकदार बनाता था। अंदर संगमरमर और पत्थरों को आश्चर्यजनक रूप से उकेरा गया था क्योंकि यह शानदार लग रहा था। इस महल के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री निश्चित रूप से कम पीक अर्थ ग्रेड थी। चमकते रत्नों से सजी एक शानदार मेज पर दो महिलाएं एक सुरुचिपूर्ण तरीके से बैठी थी क्योंकि वे एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही थी। हाँ, मैंने आपको सही बनाया। वह तुम्हारे साथ गहरे प्यार में है। मुझे उम्मीद है कि आप कल आयोजित भोज में भीड़ के सामने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। तंग लाल वस्त्र पहने एक महिला ने गंभीर होने से पहले हंसते हुए कहा। वह अपनी तंग पोशाक में अविश्वसनीय रूप से सुडौल लग रही थी, जबकि उसका चेहरा मिलनसार लग रहा था, जिससे वह एक मोहक परी की तरह लग रही थी। कोई बात नहीं फेलिसिया, मुझे पता है कि उसकी पहले से ही कई पत्नियां हैं, लेकिन यह वह नहीं है जो मैं नाखुश हूँ। वह स्पष्ट रूप से संतुष्ट होने के बाद उन्हें छोड़ने का प्रकार है। शर्ली ने कहा कि जब वह अपने लंबे समय के दोस्त को घृणित अभिव्यक्ति के साथ देखती थी तो वह एक अन्य माँ से उसकी बहन भी थी। क्या आप पुनः विचार नहीं कर सकते? मैं उनके चरित्र की गारंटी ले सकता हूँ, फेलिसिया ने निवेदन करते हुए कहा। शर्ली ने फेलिसिया के हाथ पकड़े और माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है फेलिसिया, मैंने पहले ही अपने पिता की बातों को न सुनकर गलती की थी। मैं व्यक्तिगत रूप से गार्ड को पसंद नहीं करता, यह सिर्फ इतना है कि वह भेष में सांप की तरह लगता है। गार्ड क्लेमोर फेलिसिया का चचेरा भाई था। वह अपनी माँ की छोटी बहन का बेटा था। उनकी माँ मूल रूप से क्लेमोर साम्राज्य से थी, लेकिन उन्होंने एस्टन परिवार में शादी की। मैं देख रहा हूँ, फेलिसिया चुप होते हुए बुदबुदाया। फिर वह मुस्कुराई और ऊपर उठी और शर्ली और खुद के लिए एक कप में एक पेय डाला। अपना कप उठाते हुए वह मुस्कुराई और कहा, फिर मुझे आशा है कि आप कल भोज में अपने प्यारे से मिलेंगे, आपके भविष्य के लिए। शर्ली वापस मुस्कुराई और अपना कप उठाया क्योंकि वह गुस्से से मुस्कुरा रही थी, मेरे भविष्य के लिए। उन दोनों ने तेजी से सामग्री को निगल लिया। क्या आपको वास्तव में उस समय किए गए अपने निर्णय पर पछतावा है? फेलिसिया ने निराश दृष्टि से अपनी आंखों में देखते हुए पूछा। आप भी? आप सभी ये सवाल क्यों पूछते हैं? ठीक है, आप सभी मेरा जवाब जानना चाहते हैं। महाद्वीप को घोषणा करे कि मुझे डेविस लोरेट को अपने पति के रूप में नहीं बनाने का पछतावा है। शर्ली चिल्लाते हुए रो पड़ी। इन 2 दिनों के लिए उसकी कुछ बहनें और भाई उससे पूछने आए कि वह उस मामले के बारे में कैसा महसूस करती है। वह अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए बस इतना ही कह सकती थी कि शायद या शायद नहीं। यह सोचकर कि उसने एक अच्छा पति पाने का एक अच्छा अवसर कैसे खो दिया, उसे पछतावा हुआ। इसके अलावा उनके सवालों ने केवल उसके अफसोस को बढ़ाने का काम किया। मुझे आशा है कि आपको एक अच्छा पति भी मिलेगा, शर्ली ने आह भरते हुए जवाब दिया। ओह, पति? क्या आप चाहते हैं कि मुझे एक पति मिले? अचानक फेलिसिया का स्वर बदल गया क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। बेशक तुमने अभी तक शादी भी नहीं की है और तुम्हारी उम्र मेरी ही है, शर्ली ने हंसते हुए जवाब दिया। उसे लगा कि फेलिसिया मजाकिया थी। उसकी हंसी सुनकर फेलिसिया कांप गई। उसने अचानक शांत होने से पहले अपने दांतों को पीस लिया। आप हमेशा ऐसे ही है ना? बातचीत करते समय चंचल, तब भी जब आप अपना भविष्य तय करते हैं। संघर्ष करते समय तुनक मिजाज। आप थोड़ा भी नहीं बदले हैं। हे, यह मेरा व्यक्तित्व है और यह थोड़ा भी नहीं बदलेगा। शर्ली फिर से हंस पड़ी क्योंकि उसने मेज को मारा। उसके चेहरे में थोड़ा लाल रंग दिखाई दे रहा था। इस तरह का व्यक्तित्व आपको एक दिन गिरने का कारण बनने जा रहा है, फेलिसिया ने एक अविश्वसनीय शांत तरीके से कहा। शर्ली को थोड़ा गर्म महसूस हुआ। उसका चेहरा गर्म हो गया और लाल हो गया, लेकिन उसने अभी भी अपनी मुट्ठी भींचते हुए जवाब दिया, HMPH। जब वह दिन आएगा तो मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो फिर मैं तुम्हें इस बर्बाद घटना से बचने की चुनौती देता हूं जो आज होने जा रहा है। फेलिसिया दहाड़ रही थी। उसकी आंखों में केवल नफरत, आक्रोश और उदासी दिखाई दे रही थी। शर्ली चौंक गई। उसके दिमाग ने अचानक अपने शरीर में बदलाव को फेलिसिया के बयान से जोड़ दिया। तुमने मेरे साथ क्या किया? वह खड़ी हो गई लेकिन अचानक महसूस किया कि उसके पैर लंगड़ा रहे हैं। नीचे गिरते हुए उसने समर्थन के लिए मेज पकड़ ली। फेलिसिया ने एक विडंबनापूर्ण तरीके से कहा, मैंने क्या किया? मैंने केवल उस कृतज्ञता को वापस किया जो आपने मुझे दिखाया है। तुम पीठ में छुरा घोंपते हो। उसकी आंखों से आंसू निकल आए क्योंकि वह उसे नफरत से देख रही थी। आंशिक रूप से दिल टूट गया था। क्या? शर्ली ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रही थी, लेकिन उसकी आंखें अचानक फैल गई क्योंकि उसने एक भयानक सिलहुट को देखा जो कहीं से भी नहीं निकला। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक क्रिस्टल निकाला। बाम! बस जब उसने उसे कुचलने की कोशिश की तो उसके हाथ को वापस थप्पड़ मार दिया गया, जिससे क्रिस्टल उसकी पकड़ से दूर उड़ गया। हा, कुछ बड़ों को बुलाकर देखना बुरा है कि तुम मुझसे खुश हो जाओ मेरी राजकुमारी। अध्याय 132 मास्टरमाइंड। शर्ली ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि उसने अपनी नजर ऊपर उठाई और चकाचौंध की। गांठ! क्या आप अपने कार्यों के परिणामों को जानते हैं? भयानक सिलहुट का गठन हुआ और महान विशेषताओं के साथ एक युवा व्यक्ति में बदल गया। वह तेज दिखता था और उसके चेहरे पर एक आकर्षक विशेषता थी। वह मुस्कुराया और बोला, ओह, मुझे पता है। अपने कुछ बड़ों और अपने पिता द्वारा थोड़ा पीटने के अलावा कल भोज में मुझसे वादा किया जाएगा। शर्ली चिल्लाई, लेकिन महसूस किया कि उसका शरीर लंगड़ा और गर्म हो रहा है। उसके लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसे लगा कि उसका दिमाग धुंधला हो गया है। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। उसने फेलिसिया को गर्म नजर से देखा, इससे पहले कि वह उदास होकर बुदबुदाए। क्यों? जाहिर है वह बता सकती थी कि फेलिसिया की मदद के बिना वह अपने महल के अंदर अपना रास्ता नहीं बना सकता था।
गार्ड ने हंसने से पहले हल्के से हंसते हुए कहा, फेलिसिया, तुम यह क्यों नहीं कह रही कि तुमने उसे पीक अर्थ ग्रेड कामोदीपक क्यों खिलाया? उसकी आंखों से आंसू बहने के साथ जमीन पर टपक रहा था। फेलिसिया चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे 27वें भाई के साथ मिलकर मुझे ड्रग देने की हिम्मत कैसे की? वह आप कैसे कर सकते हैं? शर्ली ने अपनी आंसू भरी आंखों को देखा। उसने यह कहने के लिए अपनी आखिरी ताकत जुटाई, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने मिलीभगत की किसी भी भाई के साथ तुम्हें ड्रग देने के लिए। यह सुनकर फेलिसिया नफरत में चिल्लाई, गूंगा मत खेलो, मुझे पता है कि आपने यह किया है। मेरे पास सबूत है। वह हमारे 27वें भाई ने मेरा बलात्कार किया। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता था कि हम करीबी बहनें हैं। मैंने सोचा कि हम परिवार थे। अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हुए वह घुटने टेकते हुए गिर गई। कुछ सेकंड बीत चुके थे और अचानक दोनों के सिर उसकी दिशा की ओर मुड़ते हुए एक मजाकिया हंसी बजी। हाँ, यह बहुत प्रफुल्लित करने वाला है। हाँ, गार्ड एक पागल की तरह हंसता रहा। क्या? फेलिसिया ने निराश महसूस किया। आप लोग मेरे हाथों की हथेली पर कठपुतली की तरह इतना नाचते हैं कि मुझे यह पर्याप्त नहीं मिल सकता है। हाँ, गार्ड उसकी ओर इशारा करते हुए हंसता रहा। उसने अचानक शर्ली के हाथों को पकड़ लिया क्योंकि उसने उसे ऊपर उठाया, उसे लटकने दिया जबकि उसके घुटने जमीन को छू रहे थे। आप जानते हैं क्या? मैंने आपको जो सबूत पेश किए हैं वे नकली हैं। आपने गंभीरता से इमेजरी क्रिस्टल पर विश्वास किया जो मेरे द्वारा दिया गया था। आपका क्या मतलब है? फेलिसिया ने महसूस किया कि उसका दिमाग सुस्त हो गया है। वह अभी अविश्वसनीय रूप से भ्रमित और हकाबका महसूस कर रही थी। उस इमेजरी क्रिस्टल में आपने जो शर्ली देखी थी वह सिर्फ एक व्यक्ति था जो शर्ली के रूप में छिपा हुआ था। अपने कान पर मुस्कुराते हुए गार्ड मुस्कुराया क्योंकि उसने उस मूर्ख को देखा जो उसकी साजिश के लिए गिर गया था, जिसे 10 साल का बच्चा भी देख सकता था। नहीं, फेलिसिया ने अपना सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। भले ही उसने सोचा कि एक 10 वर्षीय बच्चा उसकी इस साजिश के माध्यम से देख सकता है, लेकिन जिस स्थिति और परिस्थिति में उसने उसे नकली सबूत दिए, वह एक अनुभवी व्यक्ति को नकली सबूतों पर संदेह नहीं कर सकता है। उपहास में मुस्कुराते हुए गार्ड ने विक्षिप्त स्वर में कहा, आप अपनी एकमात्र सबसे करीबी बहन को धोखा देने के बारे में कैसा महसूस करते हैं? ओह, वह आपका सबसे करीबी दोस्त भी है ना? कृपया इस तरह से आपकी भावनाओं को कुचलने के लिए मेरे विनम्र स्वभाव को माफ कर दें। मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुस्से से उस पर दौड़ते हुए फेलिसिया दहाड़ा। गार्ड वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। बस जब उसने उसे टुकड़ों में काटने की कोशिश की तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न हो गया है। वह उसके बगल में गिर गई और उसे नफरत से देखा क्योंकि उसे एहसास हुआ, तुमने मेरे साथ क्या किया? गार्ड ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो। मैंने बस आपके कप को एक सुगंधहीन पैरालाइजिंग पेस्ट के साथ मल दिया। कुछ भी अधिक नहीं, कुछ भी कम नहीं। मुझे गैरकुमारी लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फेलिसिया ने अतुलनीय नफरत में अपने दांत पीस लिए। उसने गुस्से में उसे देखा। अगर लुक्स उसे मार सकता था तो उसका लुक उसे 1000 बार मारने के लिए पर्याप्त था। वैसे मैं वह था जिसने आपको नशीली दवा दी थी। इसके अलावा मैं वह भी था जिसने आपके 27वें भाई को नशीली दवा दी थी। हाँ, उसे पता नहीं था कि वह अपनी ही बहन का बलात्कार कर रहा था। फेलिसिया की आंखें गुस्से में चौड़ी हो गई। उसने अपने दांतों को जोर से पीस लिया जबकि उसके मुंह से खून रिस रहा था जैसे कि उसने एक बड़ा झटका लिया हो। शर्ली ने गुस्से से उसे घूरते हुए थोड़ी सी आंख उठा ली। मेल गार्ड ने उसकी भारी सांसों को देखा लेकिन उसे कुछ भी करने की जल्दी नहीं थी। शर्ली, तुम अलग हो। जिस क्षण से मैंने तुम्हें देखा मेरी आंखें तुम पर थी। चिंता न करें, भले ही आप अपनी मासूमियत खो दें, मैं आपकी देखभाल करूंगा। उसने अपना सिर घुमाया और फेलिसिया को देखा क्योंकि वह मुस्कुरा रहा था। चिल्लाओ, मदद के लिए कॉल करें। पैरालाइजिंग पेस्ट जो मैंने आप पर इस्तेमाल किया था वह केवल आपके शरीर को लकवाग्रस्त करता है, आपकी आवाज नहीं। फेलिसिया ने उसे अतुलनीय घृणा के साथ देखा। उसने शर्ली को देखा और उसने जो किया था उस पर अविश्वसनीय रूप से गुस्सा महसूस किया। तुम चिल्लाते क्यों नहीं हो? हाँ, बेशक आप जानते हैं इस जगह में साउंड प्रूफिंग और संरचनाएं हैं और आप वही हैं जो मुझे गुप्त रूप से यहाँ ले गए। इसके अलावा हाँ, एक दुष्ट मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए उसने जारी रखा, अब मैं आपको देखूंगा क्योंकि आपके सबसे करीबी दोस्त को मेरे द्वारा उल्लंघन किया जाता है। शर्ली को ऊपर उठाते हुए उसने उसे बिस्तर पर फेंक दिया। नहीं, रुक जाओ, मैं जो चाहूं वह करूंगा, उसे जाने दो। फेलिसिया बोलते हुए रो पड़ी। इस स्थिति में उसे लगा कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है। अचानक उसका चेहरा दयनीय हो गया क्योंकि उसने चिंतित स्वर में कहा, क्या आपको यकीन है कि आप चाहते हैं कि मैं उसे जाने दूं? मैं इसके साथ ठीक हूं। फेलिसिया का चेहरा बदल गया क्योंकि उसे एहसास हुआ। उसने रोते हुए चिल्लाना और बुदबुदाना शुरू कर दिया, क्षमा करें शर्ली, मुझे खेद है, मुझे खेद है, मैं माफी चाहता हूं। गार्ड ने मुस्कुराते हुए अपने कपड़े उतार दिए। एक उत्साहित चेहरे के साथ वह बिस्तर पर चढ़ गया और उसकी अतुलनीय उत्तेजित सिलहूट को देखा। शर्ली ने अपने शरीर पर संवेदनशील धब्बों को सहलाते हुए खुद को छूना शुरू कर दिया। उसकी सांस भारी थी, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी पीली सफेद त्वचा के साथ मिलकर वह अविश्वसनीय रूप से मोहक और सेक्सी लग रही थी। यह स्पष्ट था कि वह वासना के लिए अपनी चेतना खो चुकी थी। तुम मेरे हो, उत्साहित चेहरे के साथ घोषणा करते हुए वह उस पर झटने ही वाला था कि एक उदासीन आवाज सुनाई दी, चलो वहीं रुक जाएं, है ना? कौन? अध्याय 133, एक मूर्ख का अनुरोध। डेविस के सराय से बाहर निकलने के बाद वह सीधे ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस में चला गया जो सम्राट के रॉयल पैलेस के पास कहीं स्थित था। डेविस सम्राट के रॉयल पैलेस के स्थान को जानता था, इसलिए उसे ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस का पता लगाने में मुश्किल नहीं हुई। एक बार जब वह इससे पहले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इसमें मजबूत सुरक्षा और संरचनाएं थी। उसने इस पर विचार किया कि क्या उसे चुपके से अंदर जाना चाहिए या खुले तौर पर अंदर जाना चाहिए। शर्ली ने मुझे गुप्त रूप से एक पत्र भेजा। इसका मतलब है कि मुझे चुपके से अंदर आना होगा। जरा रुको, क्या होगा अगर वह कुछ साजिश रच रहा है? तो इसका मतलब है कि मुझे खुले तौर पर जाना होगा। इसे पेंच करो। यहाँ तक कि अगर मुझे फंसाया जाता है तो भी मेरे पास उसका पत्र है। इसके अलावा वे कोशिश करने पर भी मुझे मार नहीं सकते। अगर मैं पकड़ा गया तो डरने की क्या बात है? कुछ नहीं। चुपके से आगे बढ़ने का फैसला करते हुए उन्होंने संरचनाओं और चुपके तकनीक के अपने शौकिया ज्ञान के साथ संरचनाओं को दरकिनार कर दिया। जब तक उसने शर्ली को देखा, वह एक सुंदर आकृति के साथ बात कर रही थी जिसने तंग फिटिंग लाल वस्त्र पहने थे। डेविस ने उसे देखा और सोचा, शायद मुझे उसके बाहर जाने से पहले कुछ समय इंतजार करना चाहिए। आखिरकार शर्ली अलग बोलना चाहती थी। उसका विचार तब गायब हो गया जब उसने बिस्तर के बगल में छिपा हुआ एक भयानक सिलहूट देखा। पवित्र क्षण नहीं,
मुझे पता था वह कुछ दुर्भावनापूर्ण साजिश रच रही थी। वह मानसिक रूप से उत्तेजित हो गया और शर्ली को निराश भाव से देखने लगा। चलो चलते हैं। जब उसने अपने दिल में एक उदास भावना के साथ जाने के बारे में सोचा तो उसने अनजान महिला को गुस्से से चिल्लाते हुए सुना। हम ट्रांसपेरेंट तमाशा को देखते हुए उनकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। अचानक उसने शर्ली को गिरते हुए देखा और मेज को पकड़ लिया। उनका मुंह आकार में बदल गया क्योंकि वह उनके खेल को देख रहे थे। क्या कोई वास्तव में किसी को फंसाने के लिए इस हद तक जा सकता है? मुझे पता था कि वह चंचल थी, लेकिन यह मुड़ा हुआ नहीं था। उनका तर्क गलत नहीं था क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया कि वह उन्हें फंसा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उसे लगने लगा कि यह अजीब था और इसे अधिक से अधिक वास्तविक महसूस किया। खासकर जब गार्ड नामक उस आदमी ने अपनी भयावह साजिश का खुलासा किया तो उसे और अधिक यकीन था कि जो हो रहा था वह वास्तविक था। फिर भी वह इस दुखद घटना के बारे में थोड़ा उलझन में था। जब गार्ड बिस्तर पर आया, डेविस की आंखें ठंडी हो गई क्योंकि वह अब इस दृश्य को नहीं देख सकता था। इसे पकड़ो। अगर यह वास्तव में मुझे फंसाने की साजिश थी तो मेरी अंतरात्मा को भी खराब कर दे। डेविस ने फैसला किया और एक उदासीन आवाज में प्रतिध्वनित किया, चलो वहीं रुक जाएं, है ना? कौन? गार्ड ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भूत ने डरा दिया हो। उसकी आंखें बाईं और दाईं ओर झुकी हुई थी, लेकिन वह कुछ भी खोजने में कामयाब नहीं हुआ। धमाका। डेविस ने थोड़ा भी पीछे हटे बिना अपने चेहरे पर लात मारी। गार्ड को पतंग की तरह उड़ते हुए भेजा गया था जिसकी डोर कट गई थी। उड़ते हुए उसके मुंह से एक फव्वारे की तरह खून बहने लगा और एक कोने के बगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो भद्दे तरीके से फर्श पर लुढ़क गया। कौन? इस बार यह फेलिसिया था जिसने सवाल किया। उसका चेहरा अभी भी सतर्क था, भले ही वे इसके दिखने से बच गए थे। वह जमीन पर लेटी हुई थी क्योंकि वह उस कालीलूट वाली आकृति को देख रही थी जो पतली हवा से बाहर निकल रही थी। डेविस ने अपना हुड हटा दिया और उसे देखा। क्राउन प्रिंस डेविस कालीलूटे हुए व्यक्ति के चेहरे को देखकर फेलिसिया अतुलनीय खुशी में चिल्लाया, प्रिंस डेविस, महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ। इससे पहले कि वह अपनी याचिका पूरी कर पाती, डेविस उसके सामने खड़ा हो गया और उसके मुंह के माध्यम से एक गोली डाल दी। घूंट। अचानक फेलिसिया को लगा जैसे वह एक रसातल में गिर गई थी, यह सोचकर कि उसे एक कामोद्दीपक भी खिलाया गया था, लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड बीत गए उसने महसूस किया कि उसकी ताकत तेजी से वापस आ रही है। वह खड़ी हुई और कृतज्ञता के साथ उसे देखा, लेकिन उसे गलत समझने के कारण शर्मिंदा भी महसूस हुआ। उसी समय भारी अपराधबोध ने उसके दिल को ढक दिया क्योंकि उसने शर्ली को देखा जो वासना से भस्म हो गई थी। वह बेहोश हो गया, शायद उसकी गर्दन टूट गई है। फिर ध्यान रखें, मैं चला जाऊंगा, डेविस ने कहा और जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ा उसके वस्त्र को एक हाथ से पकड़ लिया गया। क्या? डेविस से पूछा क्योंकि वह पीछे मुड़कर देखने के लिए मुड़ा। वह इनमें से कुछ भी नहीं चाहता था, खासकर जब उसने एवलिन को सराय में वापस छोड़ दिया था। प्लीज। फेलिसिया ने नीचे मुंह किया, उसकी बाह कांप रही थी क्योंकि उसने अपने वस्त्र पकड़े हुए थे। वह अनुमान लगा सकता था कि वह क्या कहने जा रही थी, लेकिन उसके पास अपनी अटकलें थी। प्लीज, उसके साथ सो जाओ। उसकी आवाज इतनी नम्र थी कि उसे केवल एक हल्की सी चीख सुनी जा सकती थी। डेविस अपने चेहरे पर एक गूंगा भाव के साथ चुप रहा। इस समय उनकी अटकलों पर विराम लग गया था। कुछ सेकंड बीतने से पहले फेलिसिया ने अपना साहस इकट्ठा किया और चिल्लाया, कृपया उसके साथ संभोग करें। जगह सन्नाटा छा गया, मानो माहौल जम गया। आप मुझसे एक ऐसी महिला के लिए पूछ रहे हैं जिसे कभी मुझसे वादा किया गया था? डेविस ने धीरे से पूछा। उसने उसे उदासीन आंखों से देखा और जारी रखा, आप अपने दोस्त को धोखा देते हैं, अपनी गलतियों का एहसास करते हैं, फिर किसी और को उसके साथ सोने के लिए कहते हैं। फेलिसिया के शब्दों को सुनते ही उसका दिल हिल गया। उसकी आंखें चमक रही थी क्योंकि उसका चेहरा अतुलनीय रूप से उदास हो गया था। वह गिर गई क्योंकि उसने अपने वस्त्रों के अंत को पकड़ लिया था। वह एक मनहूस तरीके से रोना शुरू करते हुए वह टूट गई। डेविस को दया आई, लेकिन केवल एक चीज जो वह अपने दिल में माफ करने के लिए नहीं पा सकता था वह विश्वासघात था। मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फेलिसिया अपने दिल को छूते हुए पीड़ा में रोया, मेरे अपने भाई ने मेरा बलात्कार किया, मेरी अपनी बहन ने धोखा दिया। मुझे कैसा लगेगा? क्या मैं परित्यक्त महसूस नहीं करूंगा? क्या मुझे बदला लेने की अनुमति नहीं है? मैंने अपनी सबसे करीबी बहन और मेरे सबसे अच्छे दोस्त को एक दुर्भावनापूर्ण कामोद्दीपक खिलाया। अपना सिर जमीन पर पटकते हुए वह पागल हो गई क्योंकि उसके माथे से खून बह रहा था। वह अचानक रुक गई और जमीन की ओर देखा क्योंकि वह पागल मुस्कुराई, लेकिन वास्तविकता अलग थी। मेरी बहन ने मुझे धोखा नहीं दिया, यह मैं था मूर्ख जिसने उसे धोखा दिया। रुको, दुर्भावनापूर्ण कामोत्तेजक आप कहते हैं? डेविस ने चिल्लाते हुए पूछा, इसका नाम क्या है? अध्याय 134, भयावह यांग कामोत्तेजक। फेलिसिया ने फर्श पर अपना सिर फिर से पटकने से पहले भ्रम में अपना चेहरा उठाया। उसकी दुखी आकृति को देखते हुए डेविस ने जल्दी से उसे अपना सिर पीटने से रोक दिया। वाह! उसने गुस्से में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया जैसे उसकी मां करेगी। अगर आप अपनी बहन की मदद करना चाहते हैं तो खुद को एक साथ लाएं, या बस निराशा में डूब जाओ जो आप चाहते हैं। और जैसा कि उसने सोचा था, यह एक आकर्षण की तरह काम करता है। फेलिसिया ने उसे अपनी आंखों के सामने एक हक्काबक्का चेहरा देखा जो सुस्त था, स्पष्टता से चमक रहा था। उस कामोद्दीपक का नाम क्या है जिसे आपने उसे खिलाया था? डेविस ने उसकी आंखों को देखते हुए सवाल किया। भयावह यांग कामोद्दीपक। फेलिसिया चुप होते ही बुदबुदाया। डेविस अब आखिरकार समझ गया कि वह उसके साथ संभोग करने पर जोर क्यों देगी। दुनिया में कामोद्दीपक के कई प्रकार थे। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह वास्तव में एक भयावह कामोद्दीपक था जो पीड़ित को मरने का कारण बनता है यदि महिला पीड़ित ने पुरुष के साथ संभोग नहीं किया था। आमतौर पर भले ही एक कामोद्दीपक का उपयोग किया गया हो, पीड़ित अपनी वासना को शांत करने के लिए हस्तमैथुन कर सकता है। यही कारण है कि वह उसके साथ कुछ भी किए बिना जाने में संकोच नहीं करता था। लेकिन कुछ प्रकार के कामोद्दीपक के साथ ऐसा नहीं था, और यह भयावह यांग कामोत्तेजक सिर्फ इसमें से एक था। तुमने क्या किया? बहुत दुर्भावनापूर्ण। वह उसे दया से देखते हुए आंख भरने लगा। फेलिसिया कोने में उस बेहोश शरीर को देखने के लिए मुड़ी। यह उस सांप का विचार था। न केवल उसने मुझे सेट किया, बल्कि उसने मुझे नफरत खिलाकर उस जहर का इस्तेमाल भी किया। उसने फिर डेविस को देखा और विनती की, कृपया, मैं समझती हूँ कि मैंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है, लेकिन अगर यह आपके साथ है तो मुझे यकीन है कि वह कम से कम इसके साथ रहेगी। आखिरकार उसे आपके साथ शादी तोड़ने का पछतावा था। डेविस के चेहरे पर सदमे की झलक थी, उसे ऐसी बात का पछतावा था। मुझे विश्वास नहीं है। मेरे साथ मजाक मत करो। आप उसे बचाने के लिए यह सब बता रहे हैं। आप किसी और की तलाश क्यों नहीं करते जिसे वह पसंद करती है?
उसने उसे अपनी राय दी। भले ही उन्होंने शर्ली के चरित्र को मंजूरी दे दी, लेकिन यह उस बिंदु तक नहीं था कि वह उसे अपनी महिला बनाना चाहता था। इसके अलावा उसने एवलिन से प्यार करना शुरू कर दिया और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जो उसके लिए विश्वासघात के रूप में प्रकट हो। नहीं, कृपया उसकी मदद करो, मैं नहीं चाहता कि वह मर जाए। मुझे यकीन है कि अगर मैं किसी और आदमी को खोजने के लिए बाहर भी गया तो वह निश्चित रूप से अपनी पवित्रता हासिल करने के बाद अपनी जान ले लेगी। फेलिसिया उसे मनाने की पूरी कोशिश करती रही और इसे देखने से वह बहुत बेताब लग रही थी। यह आप मेरे लिए यह मुश्किल बना रहे हैं। मैंने उसे पहले ही एक बार बचाया था और अब आप मुझे अपना पहला बार उसे देने के लिए कह रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने उसके साथ सोने से एक फायदा हासिल किया है, लेकिन मेरे लिए यह मेरे एवलिन के लिए एक भद्दा विश्वासघात के अलावा और कोई नहीं है। उनका स्वर तब अतुलनीय रूप से गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने घोषणा की, मैं विश्वासघात नहीं करना चाहता, नहीं मैं धोखा देना चाहता हूँ। फेलिसिया चुप हो गई, वह उसकी जिद और दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकती थी। कुछ बोलने से पहले उसे कुछ समय लगा, तो कृपया चुपचाप चले जाएं ताकि आप गार्ड द्वारा पकड़े न जाएं। बाकी का ख्याल रखूंगा। डेविस ने अपना सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह वापस मुड़ा, उसने उससे एक सवाल पूछा, आप तब क्या करने जा रहे हैं? फेलिसिया हल्के से मुस्कुराई और उसे देखा, मैं उसे पीड़ित नहीं होने दूंगा। मैं अब उसे मार डालूंगा और खुद को भी खत्म कर लूंगा। उसकी आंखें धुंधली हो गई और उसकी नाक खट्टी हो गई। मुझे आशा है कि वह मुझे बाद के जीवन में माफ कर देगी, या अगले जीवन। डेविस ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। वह उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और पछतावा देख सकता था। इसके बाद वह गायब हो गया। यह देखकर कि वह चला गया, फेलिसिया शर्ली के साथ अपने बचपन को याद करने के कुछ मिनटों के बाद बिस्तर की ओर देखने के लिए मुड़ गई। शर्ली के कपड़े उसके अपने हाथों से फट गए थे, यहाँ तक कि उसके अंदरूनी कपड़े और पसंद भी थोड़े फटे हुए थे, जिससे उसके कच्चे मोड़ पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। वह एक जानवर की तरह कराते हुए अपनी जुड़वा चोटियों के साथ साथ अपनी पवित्र घाटी को भी पंजे से सहलाती थी। फेलिसिया उसके पास गई और शर्ली के हाथों को पकड़ लिया क्योंकि वह सो रही थी। जब शर्ली ने अपने हाथों में गर्मी महसूस की तो वह अनजाने में स्रोत पर झपट पड़ी और उसे पकड़ लिया क्योंकि उसने चाटना और चूसना शुरू कर दिया था। मुझे खेद है, फेलिसिया जिसने अपना एक हाथ पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में खंजर ले लो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि उसकी भावनाएं अविश्वसनीय रूप से दुखद ऊंचाइयों तक पहुंच गई क्योंकि उसने शर्ली के सिर पर वार किया था। अचानक उसके हाथों को पकड़ लिया गया क्योंकि एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। डेविस गायब हो गया क्योंकि उसने अपनी चुपके तकनीक का इस्तेमाल किया। फेलिसिया के यादगार सिलहुट को देखते हुए उसे दया आई, जबकि उसका विवेक और नैतिकता चिल्ला रही थी कि उसे बचाना चाहिए और इसे दुखद रूप से समाप्त नहीं होने देना चाहिए। उसे लगा कि ऐसा करने से वह एवलिन को धोखा देगा। वह इस बात पर बेहद विवादित महसूस कर रहा था कि उसे अभी क्या करना चाहिए। शर्ली की कामुक हरकतों को देखते हुए उसने जटिल भावनाओं को महसूस किया। वह किस बारे में बात करना चाहती थी? मुझे लगता है कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार उभरा, जिससे उसे इस दुखद घटना के अंत में एक प्रकाश दिखाई दिया। यह सही है, मैं इतना मूर्ख क्यों हूँ? हो सकता है कि मेरे पास उसे बचाने का ज्ञान न हो, लेकिन मौत के नोट को होना चाहिए। डेथ नोट, मैं बचे हुए 2 अवसरों में से एक का उपयोग करूंगा। जल्दी से मुझे बताओ कि उसके साथ संभोग किए बिना उसे कैसे बचाया जाए। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा क्योंकि वह एक खेदजनक अंत से बच सकता था। ईमानदारी से उन्हें लगा कि अगर वह अब चले गए तो उन्हें मन की कोई शांति नहीं होगी, और यही कारण है कि उन्होंने इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक कीमती अवसर का उपयोग किया। उसे लगा कि यह इसके लायक था। हाँ, क्या यह आसान नहीं है? आपको मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं थी। डेथ नोट हंसते हुए कुरकुरा हंस पड़ा। अध्याय 135, जहरीले सार को हटाना। क्या? तेजी से मुझे बताओ। डेविस ने ईमानदारी से बेवकूफ महसूस नहीं किया था, लेकिन अब उसने किया। उसे लगा जैसे उसने एक जवाब देने का अवसर बर्बाद कर दिया था जिसे वह पहले से ही जानता था, लेकिन इसे याद नहीं रखने के लिए पर्याप्त बेवकूफ था। हे, बस एक और आदमी को उसके साथ सोने दो। डेविस जम गया, जबकि उसे खून थूकने जैसा महसूस हुआ। उसका दिमाग उसके पास आया क्योंकि वह गुस्से से चिल्लाया, ओके तुम। आपको मुझे धोखा नहीं देना चाहिए, आपको उसे धोखा देना चाहिए। उसने व्यंग्यात्मक स्वर में जवाब दिया। मुट्ठी भींचते हुए उसके माथे पर नसें फूट पड़ी। वह किसी तरह अपने गुस्से को शांत करने में कामयाब रहा और फिर से बोला, ठीक है, अब और कोई मजाक नहीं। मौत के नोट में उपहास में कहा गया था, उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे होंगे? डेविस ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ऐसा नहीं है कि उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है, आप अभी उसे बचाने के लिए उन तरीकों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। कम से कम आपके अनुरोध पर जा रहे हैं। डेविस वापस चिल्लाया, फिर मुझे बताओ कि मेरे पास सबसे अच्छी संभव विधि का उपयोग करके उसे कैसे बचाया जाए। फिर उसे याद आया कि सबसे अच्छा संभव तरीका उसके साथ सोना था, हालांकि उसके साथ सोने से संबंधित कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे वह पूरी तरह से नाराज था। उसने जवाब दिया, मैंने इस तरह की बहुत सी स्थितियां देखी है, और हर पुरुष मालिक जिसने मुझे रखा था उसने नशीली महिला पक्ष के साथ संभोग किया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। वास्तव में उन्होंने मुझे आज्ञाकारी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया। आप संकोच क्यों कर रहे हैं? दुनिया के विशाल असंख्य में अपने लिए एक और महिला होने का कोई मतलब नहीं है। डेविस चुप रहा। वह इसके साथ बहस नहीं कर सकता था, नहीं उसके पास इसके साथ बहस करने का समय था। उसके मन में एक हल्की सी आह गूंज उठी, क्या तुम मेरी ऊर्जा के बारे में भूल गए हो जो ब्रह्मांड में कुछ भी खा सकती है? मैंने नहीं किया, उसने गंभीरता से जवाब दिया। फिर कामोत्तेजक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए मेरी शक्ति का उपयोग करें। उसने जवाब दिया जैसे कि यह तथ्य की बात थी। डेविस की आंखें चौड़ी हो गई। मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि आपकी शक्ति का उपयोग करने से उसके डेंटियन और मेरिडियन नष्ट हो जाएंगे। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह आप पर निर्भर करता है कि आप मेरी ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो बस उसे मरने दें। उसने उदासीन स्वर में जवाब दिया। तुम बस। जब उसने एक और तरीका पूछने के बारे में सोचा तो उसने फेलिसिया को अपने हाथ में खंजर पकड़े शर्ली के पास जाते देखा। उसने जल्दी से पूछा, लानत है, क्या आपको यकीन है कि आपके पास एक और तरीका नहीं है? एक है, लेकिन उसके लिए आपको उसके साथ सोने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेविस ने अपना सिर हिलाया। वह फेलिसिया के पास गया और जब वह खंजर से वार करने वाली थी तो उसने उसके हाथों को पकड़ लिया। रुक जाओ, मैंने बस एक ऐसा तरीका सोचा जो मुझे उसके साथ संभोग किए बिना उसे बचाने देगा। फेलिसिया को एक सेकंड के लिए आशा महसूस हुई, लेकिन उसके शब्दों को समझने के बाद उसने गुस्से से उसे देखा। आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं?
हर वयस्क जानता है कि इस तरह के कामोद्दीपक को भंग करने का एकमात्र तरीका संभोग करना है। यदि आपका उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं है तो कृपया छोड़ दें, बस उसे अपमानित न करें। जब तक उसने अपनी भावनाओं को बाहर निकाला तब तक उसने फिर से रोना शुरू कर दिया था। शर्ली और खुद को मारने का उसका दृढ़ संकल्प बड़े पैमाने पर ढह गया। डेविस ने गंभीरता से बोलने से पहले चुपचाप उसे देखा। क्या आप उसे बचाना चाहते हैं या आप उसे खुद से मरते हुए देखने जा रहे हैं? फेलिसिया उस पर दहाड़ा, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। आप उसके साथ संभोग क्यों नहीं करते? मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए तुम्हारे लिए गुलाम रहूंगा। आप मेरे लिए जो चाहे कर सकते हैं, बस उसके साथ संभोग करो प्लीज। फिर एक तरफ चले जाओ और जो कुछ भी तुम्हें मिला उसके साथ उसे बांधो। डेविस ने जवाब दिया कि उसने शर्ली की बाहों को पकड़ा और उसे उसकी पीठ के पीछे रखा, उसके मोहक फ्लेलिंग शरीर को दबा दिया। फेलिसिया शर्मा गई क्योंकि उसने सोचा कि उसके पास एक अजीब बुद्धि थी, लेकिन उसने ऐसा करने का फैसला किया क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने कुछ चाबुक निकाले और शर्ली के हाथ और पैर बिस्तर के प्रत्येक छोर पर बांध दिए। शर्ली ने अपने होंठ चाटे, लालच से डेविस के होठों को देखा जैसे कि वह गर्मी में थी। वह बंधी हुई थी, उसकी ऊर्जा अस्थिर थी और वह सचेत रूप से हिल नहीं सकती थी। डेविस इस कामुक दृश्य को निगलने से खुद को रोक नहीं सका। उसने जल्दी से अपने सिर से सभी अशुद्ध विचारों को हटा दिया और उसके पेट पर अपना हाथ रखा। अपनी आत्मा की भावना का पूरी तरह से उपयोग करते हुए उसने उसके पूरे शरीर पर आक्रमण किया, उसके पूरे शरीर में फैले जहरीले अवशेषों की खोज की। और जैसा कि अपेक्षित था, उसने उसके गर्भ में एक असामान्य सार महसूस किया। यह भयावह यांग कामोत्तेजक अन्य कामोद्दीपक से अलग था। यह गर्भ में एक भयावह यांग जहर लगाता है जो धीरे धीरे उसके शरीर की स्थिति को खराब करता है, आंतरिक रूप से महिला पीड़ित को मारता है। उस जहर को ठीक करने का एकमात्र तरीका एक पुरुष का साथ प्राप्त करना है। इसी तरह एक कामोद्दीपक था जिसे सिनिस्टर यिन कामोद्दीपक के रूप में जाना जाता था, जो पुरुषों को पीड़ित करता है। इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका यह है कि उनके जन्नांगों को एक महिला के सार से ढक दिया जाए। वह उसकी वासना के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह उसकी वासना का इलाज करना चाहता था तो उसे निवेदन करना ही एकमात्र तरीका था। यदि वह अपनी वासना को ठीक करने के लिए डेथ नोट की ऊर्जा का उपयोग करता है तो वह उसकी साधना और इंद्रियों को अलविदा कह सकता है, क्योंकि यह संभवतः हर तंत्रिका को खा सकता है जो उसके शरीर को उत्तेजित करता है। उसका नियंत्रण इतना अच्छा नहीं था कि यह केवल कामोद्दीपक को हटा सकता है जो उसकी नसों को उत्तेजित कर रहा था, साथ ही यह उसकी खेती को नुकसान पहुंचा सकता है, अंततः मृत्यु का कारण बन सकता है। उसकी हथेली से एक छोटी सी अंधेरी ऊर्जा फैल गई जो उसके पेट में अतुलनीय रूप से धीमी गति से प्रवेश कर रही थी। अपनी आत्मा का उपयोग करते हुए उन्होंने उसके पेट के माध्यम से अंधेरे ऊर्जा का मार्गदर्शन किया, आखिरकार उसके गर्भ तक पहुंच गया। फेलिसिया उलझन में थी। उसने डेविस को देखा जिसने लगभग 5 मिनट तक शर्ली के पेट पर अपनी हथेली रखी थी। जिस दृश्य की उसे उम्मीद थी वह नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह की विधि से उसका इलाज कर रहा था। लेकिन उसके दृष्टिकोण से यह बिल्कुल भी मदद नहीं करता था, क्योंकि शर्ली अभी भी उसके लिए वासना करते हुए भारी सांस लेते हुए अपने स्वयं के होंठ चाटती थी। अचानक शर्ली ने संघर्ष करना शुरू कर दिया क्योंकि वह चमक से बाएं और दाएं घूम रही थी। डेविस को बाधित किया गया, लेकिन वह अंधेरे ऊर्जा को अनियंत्रित होने से नियंत्रित करने में कामयाब रहा। तुम जल्दी करो और उसे चूमो अगर तुम उसे बचाना चाहते हो, वह चिल्लाया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी एकाग्रता का आखिरी तनाव दूर हो रहा है। फेलिसिया की आंखें चौड़ी हो गई, इसलिए नहीं कि उसने उसके शब्दों को सुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने तुरंत वह करने का फैसला किया जो उसने पूछा था तो उसने देखा कि गार्ड उसकी आंखों के कोने से जाग रहा था। अध्याय 136, मैंने आपको फोन नहीं किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नफरत से दहाड़ते हुए फेलिसिया ने आगे बढ़कर गार्ड के चेहरे पर लात मारी, जिससे एक बार फिर उसकी गर्दन पूरी तरह से टूट गई। डेविस की आंखें खून से लथपथ हो गई क्योंकि उसे लगा कि उसकी एकाग्रता चली गई है। हताशा में उसने शर्ली के होठों को चूमा ताकि वह अब और संघर्ष न करे। एकाग्रता की अपनी आखिरी शेष राशि के साथ उन्होंने अंधेरे ऊर्जा का उपयोग उसके गर्भ से भयावह यांग जहर को खाने के लिए किया। वह थकावट से लंगड़ाता चला गया, जिससे उसका सिर गिर गया, जिससे उसका चेहरा गीले चुम्बन और चाटने से प्लास्टर हो गया। जी जाओ। मेरे पास डेविस के कानों के बगल में प्रलोभन से भरी एक आवाज फूट पड़ी। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसने उसके होठों को लालच से चाटा। चुंबन और यांग जहर के विनाश के साथ उसके विवेक का एक तनाव शर्ली में लौट आया। डेविस ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा उसके पास वापस आ गई क्योंकि वह तुरंत खड़ा हो गया। शर्ली अभी भी जोर से सांस ले रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पास कुछ स्पष्टता लौट आई थी। उसने कहा, यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि वह अभी भी अपनी वर्तमान स्थिति में चमकदार और सींग वाली थी। शर्ली फेलिसिया खुशी से उसके पास भागी, लेकिन एक बार जब उसे याद आया कि उसने क्या किया था तो उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई। डेविस ने अपने चेहरे से गीले दाग मिटा दिए। फिर उन्होंने उसकी बाधाओं को दूर किया और डेथ नोट से बात करते समय स्थापित 2 इमेजरी क्रिस्टल लेने के लिए एक निश्चित दिशा में चले गए। उसने एक को संग्रहित किया जबकि दूसरे को शर्ली को फेंक दिया। यह आपको समझने में मदद करेगा कि यहाँ क्या हुआ था, डेविस ने कहा। अंत में वह उसे बचाने में सक्षम था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति निराश हो गई जब उसने सोचा कि उसने उसे संघर्ष करना बंद करने के लिए कैसे चुमा। यह सब उस औरत की गलती थी। जाते हुए बुदबुदाते हुए उसने असंतोष के साथ फेलिसिया को देखा। रुको, आप यहाँ क्यों आए हैं? शर्ली के स्तनों ने अपनी एक आंख बंद करके एक सवाल पूछते हुए ऊपर और नीचे सांस ली। क्यों? क्या तुमने मुझे यहाँ आने के लिए नहीं बुलाया? डेविस ने पत्र निकालते हुए कहा। पत्र को देखते हुए शर्ली ने अपना सिर हिलाया। मैंने कोई पत्र नहीं भेजा। नहीं, मैंने तुम्हें अपने महल में आने के लिए कहा था। क्या? उसकी आंखें सदमे से फैल गई। मैं सच कह रहा हूँ। डेविस की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गई। उसने अचानक सोचा कि उसने एवलिन को सराय में अकेला कैसे छोड़ दिया। एक भी सवाल पूछे बिना डेविस ने अपने साधना आधार को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। जब वह दीवारों को तोड़ने ही वाला था तभी एक हल्की सी आवाज आई, रुको। डेविस रुक गया क्योंकि वह अपने दांतों को पीसता है और गुस्से में उसे देखता है। मेरे पास आपके साथ बात करने का समय नहीं है। जल्दी करो और जो भी तुम चाहते हो कहो। गुप्त प्रवेश द्वार से निकल जाओ। शर्ली ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। डेविस ने उस जगह को देखा जिसे उसने एक छिपे हुए स्विच को देखने के लिए इंगित किया था। वह उस दिशा में आगे बढ़ा और उसे सक्रिय कर दिया। बिना कुछ कहे वह जल्दबाजी में उस गुप्त प्रवेश द्वार से निकल गया जो खुल गया। शर्ली ने एक जटिल नजर से उसकी भागती हुई सिलहुट को देखा। आमतौर पर यदि शाही महल में रहने वाली एक महिला ने किसी पुरुष को गुप्त प्रवेश द्वार का खुलासा किया तो इसका मतलब है कि महिला ने उस पुरुष को अपने पुरुष के रूप में स्वीकार किया है।
लेकिन डेविस, जो इस दुनिया के तरीकों को नहीं जानता था, उस अंतर्निहित अर्थ को समझ नहीं सका। अगर वह इसकी तुलना एक ऐसी महिला से करता है जो अपने पीछे के दरवाजे को अपने पुरुष के लिए खुला छोड़ देती है, तो वह इसे समझ सकता है। लेकिन जिस स्थिति में उसे रखा गया था, उसने उसे उस मामले के बारे में सोचने की भी कोई छूट नहीं दी। तुम कौन हो, लोग? एवलिन ने दरवाजा खोला और अपनी आंखें संकुचित करके पूछा। उसके सामने 3 महिलाएं थी जो काले वस्त्र पहने हुए थी। उन्होंने अपनी खूबसूरत मुस्कान बिखेरते हुए अपने हुड हटा दिए। एवलिन ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। आप सभी? इसके बाद उन्होंने अपने हाथों को पकड़ा। मिस साशा, मिस वानिस और मिस हाना, मैं तुम्हें किस बात की खुशी देता हूँ? उन तीनों ने भी अभिवादन वापस कर दिया और कमरे के अंदर चले गए जैसे कि उनके पास यहाँ हो। एवलिन ने उन्हें संदिग्ध रूप से देखा, लेकिन उन्हें रोका नहीं और न ही उनके पास उन्हें रोकने की शक्ति थी। ऐसी सराय, आप लोग इस तरह की जगहों पर कैसे रह सकते हैं? हाना ने अपने काले वस्त्र हटाते हुए सवाल किया। उनके शानदार हरे रंग के रेशमी वस्त्र सामने आए, जिससे वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाकी दो ने भी अपने काले वस्त्र उतार दिए और बिस्तर पर ऐसे बैठ गए जैसे आराम करने के लिए अपने घर लौट आए हों। वानिस गुलाबी रंग के रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, जबकि साशा काले रंग के बैंगनी रेशमी वस्त्र पहने हुए थी। एवलिन ने उन तीनों को देखा और भौहें सिकोड़ी। मिस हाना रॉस परिवार से संबंधित थी, जबकि मिस वेनिस और मिस साशा क्लेमोर परिवार से संबंधित थी। वह इस शाही राजधानी में डेविस के साथ घूमने के दौरान उनसे मिली। कुछ कहो, है ना? वानिस ने नाराजगी में कहा। उसकी आंखें संकुचित हो गई थी, जबकि उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह कैसे करेगी? उसका दर्जा इतना नीचे है कि वह हमारे सामने कुछ भी कहने की हिम्मत भी नहीं करेगी। साशा खिलखिलाकर हंस पड़ी क्योंकि उसकी आंखों में मजाक देखा जा सकता था। आप लोग क्या चाहते हैं? एवलिन ने उन्हें उदासीन दृष्टि से देखा और सवाल किया। उसने उन्हें सम्मानजनक रवैया देना बंद कर दिया। हाना ने उसे एक उलझन भरे चेहरे के साथ देखा। हमें कुछ नहीं चाहिए। अचानक उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसने एवलिन को चिंतित भाव से देखा। उसकी आंखें दया से भर गई क्योंकि उसने सवाल किया, यह सिर्फ इतना है? क्या आप जानते हैं कि आपका तथाकथित मंगेतर कहाँ गया? एवलिन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति एक पल बाद सामान्य हो गई क्योंकि उसने जवाब दिया, आपका क्या मतलब है? हाना ने अन्य दो को देखा और अपना सिर हिलाया। गरीब औरत। एवलिन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खेद है। वानिस ने सांत्वना भरी निगाहों से उसे देखते हुए जवाब दिया। साशा ने चुटकी लेते हुए कहा, हम उसके कार्यों से आपके द्वारा झेले गए अन्याय को देखने के बाद चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, भले ही आप कम जन्म के हो। एवलिन का चेहरा एक चिंतित व्यक्ति में बदल गया था। वह उनके शब्दों को सुनने के बाद मृत रूप से पीला लग रहा था। उसने क्या किया? अध्याय 137, आप मरने के लायक है। हाना उन शब्दों को सुनकर बेहोश हो गई जब वह सुनना चाहती थी। उसकी अभिव्यक्ति गुस्से में बदल गई। जब उसे आपके जैसी प्यारी महिला मिली तो वह धोखा देने की हिम्मत कैसे करता है? वह विश्वासघाती है। यह एक विश्वासघात है। वानिस ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। हाँ, आपके राजकुमार ने किसी कारण से राजकुमारी शर्ली से मिलने के लिए सराय छोड़ दी। साशा वानिस पर वापस चिल्लाई, किसी कारण से आपका क्या मतलब है? वे निश्चित रूप से अभी ऐसा कर रहे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाना ने एक घृणित चेहरे के साथ जवाब दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने अपनी महिला को किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाने के लिए छोड़ दिया। यह मदद नहीं की जा सकती है। आखिरकार पुरुष सींग वाले जीव है। आप एक बच्चे को भी कम नहीं आंक सकते, खासकर एक बढ़ते बच्चे। वानिस ने सिर हिलाते हुए आह भरी। इसके अलावा जब दूसरी पार्टी एक साम्राज्य की राजकुमारी है तो क्या निम्न स्थिति की मंगेतर अभी भी एक मोमबत्ती पकड़ती है? अपने हाथों को फैलाकर साशा ने एक पल के लिए थोड़ा हंसते हुए पूछा। जैसे कि उसके बयान को अनदेखा करते हुए हाना ने कहा, एवलिन, जब राजकुमार वापस आता है तो आपको अपनी शिकायतों को संबोधित करना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि उसे केवल आपसे प्यार करना चाहिए। वेनिस मुस्कुराई क्योंकि उसने एवलिन को पीछे देखा। ठीक है, यदि आप ऐसा करने में सक्षम है तो आप राजकुमार को अपने हाथों की हथेली में नृत्य कर सकते हैं। उसका मतलब है कि आप उसे केवल आपसे प्यार कर सकते हैं। हाना ने अपने चेहरे पर एक उत्साहित भाव के साथ जोड़ा। अचानक एवलिन की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई, जैसे कि उसकी चेतना किसी के द्वारा रीसेट की गई थी। एक पल बाद वह मजाक उड़ाते हुए उन्हें देखकर मुस्कुराई और एक सेकंड में हाना के चेहरे पर एक पत्र फेंक दिया। तुम हाना को पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी कि वह कुछ फेंक देगी। पत्र उसके चेहरे पर लगा, जिससे यह एक थप्पड़ की तरह लग रहा था। इसे पढ़े। एवलिन ने कहा कि वह चिल्ला रही थी, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल घृणित थी। हाना ने गुस्से से उसे देखा, फिर पढ़ने के लिए पत्र खोला। इवेन, मुझे खेद है। मैं ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे राजकुमारी शर्ली से एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि उसे एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में मुझसे बात करने की आवश्यकता है। आश्वस्त रहें, मुझे यकीन नहीं है कि जिसने यह पत्र भेजा है वह राजकुमारी शर्ली है। मैं बस यह सुनिश्चित करने जा रहा हूँ। पत्र पढ़ते हुए हाना की आंखें चौड़ी हो गई, जबकि उसे एहसास हुआ वह पूरे समय हमारे साथ खेल रही थी। मूल रूप से उनके घृणित कार्यों को इस बिंदु पर समाप्त हो जाना चाहिए था, जिससे उन्हें छोड़ने के लिए कुछ समय मिल गया, लेकिन एवलिन को एक पत्र छोड़ने की डेविस की अप्रत्याशित कार्रवाई ने उनकी साजिश को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा ईमानदारी से, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम्हारे जैसी महिलाएं हैं, धूर्त और कुटिल। अगर तुम मेरे मंगेतर को चाहते थे तो तुम्हें बस उसके सामने चलना चाहिए था और खुले तौर पर कबूल करना चाहिए था। ऐसा करने के बजाय आपने साजिश रची और मुझे उस पर संदेह करके हमारे रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की। आप सभी मैल से भी बदतर है। एवलिन ने उन्हें नीचे देखते हुए ठंड से चिल्लाया। एवलिन ने याद किया कि कैसे उसने डेविस की मां से अनुमोदन प्राप्त किया और कैसे उसकी मां ने उसे उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन बनने के लिए कहा। इसलिए एवलिन ने इस दुनिया में किसी से नहीं डरने का फैसला किया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। जैसा कि अपेक्षित था, वे तीनों अपने चेहरे पर गुस्से और बदसूरत भाव प्रदर्शित करते हुए खड़े हो गए। शर्म से अपने दांतों को किरकिरा करते हुए हाना ने ठंड से धमकी दी, लड़की, तुम्हें अपना मुंह देखना चाहिए। अभी उजागर और अपमानित होने के कारण उसे अपने दिल की गहराई से शर्म महसूस हुई। ओह, अगर मेरे मंगेतर ने मुझे एक पत्र नहीं छोड़ा होता तो मैं वास्तव में आपके शब्दों पर विश्वास करता। कचरा, एवलिन ने बेरहमी से जवाब दिया, उन्हें कोई चेहरा देने का विकल्प नहीं चुना। आमतौर पर वह अपने नौकरों को भी नहीं डांटती है, लेकिन अब उसका गुस्सा उसकी दहलीज से ऊपर पहुंच गया था, जिससे वह इन लोगों को शाप दे रही थी। अचानक हाना हंसे, हा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने आपको एक पत्र छोड़ा है या नहीं। यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि उसने आपको उस राजकुमारी के लिए छोड़ दिया। आखिरकार आप निम्न स्थिति के व्यक्ति हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे सोच सकता है।
एवलिन थोड़ा कांपने से पहले ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। आप जो कहते हैं वह सच हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी आप तीनों की तरह मैल से बेहतर हूँ। हाना, मैंने तुमसे कहा था कि हमें बस उस योजना के साथ जाना चाहिए था। वेनिस ने अपने चेहरे पर ठंडे भाव के साथ कहा। नहीं, यह योजना इस योजना के लिए बहुत दयालु है। हमें सिर्फ उन 3 सींग वाले लोगों को यहाँ लाना चाहिए था जिन्हें हमने पहले मार डाला था। साशा ने बेरहमी से जवाब दिया। हाना ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या तुम अंधे हो? इसे बहुत दूर मत ले जाओ। तो क्या होगा अगर मैं इसे बहुत दूर ले जाऊं? मुझे आश्चर्य है कि अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ सोते हैं तो क्या आपका कीमती मंगेतर अभी भी आपसे प्यार करेगा? साशा ने मुस्कुराते हुए एवलिन से पूछा। उसकी अभिव्यक्ति मजाक से भरी थी। वाह! कमरे के अंदर एक जोरदार थप्पड़ गूंज उठा, जिससे उन तीनों को पूरी तरह से अविश्वास हो गया। आप बनने के लायक हैं। एवलिन ने साशा को जानलेवा नजर से देखते हुए ठंड से घोषणा की। उसके हाथ कांप रहे थे जबकि उसने साशा की ओर इशारा किया। इस तरह की जानलेवा भावना, यह कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन साशा द्वारा कहे गए शब्दों ने उसे इतनी बुरी तरह से मारने के लिए मजबूर कर दिया। छोड़ दो, उसने दरवाजे की ओर इशारा किया और कमांडिंग स्वर में कहा। हाना ने महसूस किया कि स्थिति खत्म हो गई है। हार मानकर वह एक बदसूरत चेहरे के साथ दूर जाने लगी। उसने नहीं सोचा था कि उसे निचली स्थिति वाली महिला से इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ेगा। वानिस ने उसे सिलहुट छोड़ते हुए देखा और एक हारे हुए चेहरे के साथ उसका पीछा किया। वे दोनों एक दूसरे को देखते थे और जानते थे कि वे एवलिन को बहुत नाराज नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे जानते थे कि वे निस्संदेह मर जाएंगे, इसलिए वे केवल हार में इस अपमान को निगल सकते थे। साशा के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वह अपने बाएं गाल को छूते हुए कांप गई, जहां एक लाल हथेली की छाप देखी जा सकती थी। घोर अपमान में अपने दांतों को किरकिरा करते हुए वह फर्श पर नीचे देखते हुए एवलिन के पास से गुजरी। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और उसे एवलिन की दिशा में लहराया। सनसनाहट। पूरे कमरे में एक एयर पियर्सिंग ध्वनि गूंज रही थी, जब अचानक यह एक ताली की आवाज के साथ बंद हो गई। एवलिन ने अपने शरीर से एक भूरे रंग की चमक उत्सर्जित की, जबकि उसके हाथ ने एक चाबुक के तेज छोर को पकड़ लिया, जिसे साशा ने अभी हमला करने के लिए इस्तेमाल किया था। खून की एक बूंद जमीन पर गिर गई, जिससे वातावरण अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण हो गया। अध्याय 138 एवलिन। ओह! साशा ने ठंड से चिल्लाया और अचानक अपना हाथ हिलाया, जिससे चाबुक बेतहाशा फट गया। एवलिन ने चाबुक छोड़ दिया और थोड़ा पीछे हट गई क्योंकि उसने अपने हाथ को देखा। केवल उसकी हथेली पर एक हल्का घाव देखा गया। पवन ऊर्जा। साशा को देखते हुए वह चुपचाप अपने आप से बुदबुदाया। बहुत हो गया, हाना ने भयभीत चेहरे के साथ साशा पर चिल्लाया। वह जानती थी कि यह मामला उनके हाथों से निकल गया था और अगर वे अब नहीं रुके तो मृत्यु निश्चित थी। मर जाओ। साशा, जो नफरत से भस्म हो गई थी और तत्काल बदला लेने की सोच रही थी, ने अपने हथियार को क्रूर गति से मार डाला। एवलिन तुरंत झुक गई, जबकि चाबुक उसके सिर पर गिरा, जिससे उसके बालों का एक छोटा सा हिस्सा ट्रिम हो गया। चाबुक कुछ मीटर तक फैल गया, जिससे कमरे की दीवारें नष्ट हो गई। रुक जाओ, हाना जल्दी से फिर से चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, जबकि उसका चेहरा कांप रहा था क्योंकि उसने वानिस को देखा, केवल उसे एवलिन के पीछे छिपते हुए देखने के लिए। एवलिन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा और चुपचाप उसके पीछे आने वाले खतरे से अनजान था। उस चिल्लाहट को सुनकर उसने तुरंत पीछे देखा और बाईं ओर चकमा दिया। एवलिन ने अपने दाहिने हाथ पर एक तीव्र दर्द महसूस किया। फर्श पर खून के छींटे पड़े, जबकि उसकी काली आस्तीन लाल हो गई थी। उसका चेहरा दर्द से भर गया। उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ रखा था, जबकि उसकी आंखें बाईं और दाईं ओर झुकी हुई थी, उन दोनों को देख रही थी। हम बर्बाद हो गए हैं। अपने घुटनों पर गिरते हुए हाना अपने चेहरे पर एक खाली नजर के साथ बुदबुदाया। जब उनकी योजना विफल हो गई तो वह जानती थी कि यह ठीक होगा अगर वे उजागर होने के तुरंत बाद चले गए होते, लेकिन अब भले ही उन्होंने एवलिन को सफलतापूर्वक मार डाला हो, वह जानती थी कि उनके भाग्य पर मुहर लग गई थी। होश में आते ही साशा चौंक गई। यह महसूस करते हुए कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है, उसने वानिस को देखा और अपने दांतों को किरकिरा कर दिया। उसे जल्दी से मार डालो। वानिस ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथों पर खंजर के साथ एक अविश्वसनीय गति से संलग्न होकर हत्या के लिए दौड़ पड़ा। साशा ने एवलिन पर अपना चाबुक चलाया, जबकि हरे रंग की ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही थी। जब एवलिन ने देखा कि दोनों ने हत्या के इरादे से उस पर हमला किया, तो उसने अपनी शारीरिक आभा इकट्ठा की और फर्श पर मुक्का मारा। गिरने के दौरान फर्श धंस गया। उसी समय उसने भागने के मार्ग के बारे में सोचने की पूरी कोशिश की। वह जानती थी कि अगर उसने उन दोनों को एक साथ लिया तो वह मर जाएगी। इसके अलावा वह नहीं जानती थी कि तीसरा भी उस पर हमला करेगा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और उसके पैर दीवारों की ओर दौड़ रहे थे, जबकि वे दोनों छेद से कूद गए थे। वह किसी पर भरोसा नहीं करती थी, नहीं उसने चिल्लाने में अपना समय बर्बाद किया कि उसे हत्यारों द्वारा शिकार किया गया था। उसे भागने मत दो। साशा चिल्लाई क्योंकि उसने उसे मारने के लिए सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। गेंद स्लाइस। उसने अपनी पूरी ताकत से एवलिन पर कोड़े मारे और वार किए। वानिस ने लगातार एवलिन से संपर्क किया, उस समय के लिए लक्ष्य बनाया जब वह साशा द्वारा कोड़े मारे जाने के बाद चकमा दे गई थी। उसके समयबद्ध हमले हर बार एवलिन के शरीर पर एक कट छोड़ने में कामयाब रहे। बाम। अपने क्रूर हमलों से बचने की कोशिश करते हुए एवलिन कमरे की दीवारों को तोड़ते हुए बाहर कूद गया, अंत में सड़क के किनारे उतर गया। जोर जोर से सांस लेते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा कि वे अपने काले वस्त्र पहने हुए मास्क के साथ अपने चेहरे की विशेषताओं को कवर करते हैं। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, एवलिन के रेशमी काले वस्त्र रक्तलाल रंग से लेपित हो गए। जमीन पर बड़े पैमाने पर खून बह रहा था, जिससे उसे ठंड लग रही थी। उसके शरीर के लगभग हर हिस्से पर चोट लगी थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी 2 कट थे। उसके लिए एक ही समय में अपने दोनों हमलों को रोकना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था और केवल वेनिस के स्लैश से थोड़ा बचने में सक्षम था, जिससे उसे घातक चोट लगी। देखने वाले तमाशा देख रहे थे। कुछ भाग गए, जबकि कुछ ने दिलचस्पी के साथ देखा, हालांकि कोई भी मदद के लिए नहीं आया। साशा और वेनिस ने एक दूसरे को देखा और गंभीर तरीके से सिर हिलाया। एवलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि वे उसे खत्म करने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही उसने तुरंत अपने दांतों को जकड़ लिया, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंड चमक उठी। वह खड़ी हुई और सम्राट के महल की ओर भागी। अगर उसके शरीर की खेती तीसरे चरण में नहीं होती तो वह पहले ही उनके क्रूर हमलों से मर चुकी होती। उसने अपने मुंह में एक गोली डाली और दौड़ते समय उसकी आंखें पीछे की ओर थी। उन्हें उनसे बचने के लिए सब कुछ करना पड़ा और इससे भी अधिक वह फिर से उनके द्वारा घायल होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। टाइफून जुल्फ। साशा ने तेजी से अपने चाबुक के चारों ओर घूमते हुए पीक अर्थ ग्रेड तकनीक डाली।
उसके चाबुक से हवा का एक हरा रंग उभरा जो धीरे धीरे एवलिन के दुखी सिलहुट को पकड़ रहा था। एवलिन ने खुद को अतुलनीय रूप से धीमा महसूस किया क्योंकि हरे रंग की हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। आह! एवलिन तीव्र दर्द में चिल्लाया। हवा के चक्कर ने उसके शरीर के हर हिस्से को काट दिया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि लाखों अनावश्यक छेद कर रहे थे। एवलिन को हवा में उछालते ही हवा का चक्कर फीका पड़ने लगा। उसके रेशमी काले वस्त्र पर कई पिन के आकार के छेद देखे जा सकते थे। जैसे ही वह हवा में उड़ गई, उसने महसूस किया कि आकाश को देखते हुए उसका जीवन उसकी आंखों से गुजर रहा है। क्या मैं मरने जा रहा हूँ? उसके मन में एक सवाल उठा, जिससे उसे एक आंसू फूट पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी गीली आंखों ने एक सिलहुट को पकड़ लिया, जो अपने हाथों में एक खंजर के साथ जल्दी से उस पर बंद हो गया। एवलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसने बीच हवा में हार मान ली थी। एवलिन, एक क्रोधित चिल्लाहट ने अचानक उसकी आत्मा को अंदर तक हिला दिया। अपनी आंखें खोलते हुए उसने खंजर को अपने सिर से ठीक 1 मीटर की दूरी पर देखा। विकल्प सूचक। एवलिन का शरीर जोर जोर से जमीन पर गिरा तो जमीन के चारों ओर खून के छींटे पड़ गए। पूरा क्षेत्र अतुलनीय रूप से शांत हो गया, जबकि वेनिस जम गया, उसकी आत्मा पर अतुलनीय आत्मा के दबाव को महसूस करते हुए, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गई। अध्याय 139 अनपेक्षित दुर्घटना। जब डेविस ने गुप्त प्रवेश द्वार के माध्यम से ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस छोड़ दिया, तो उन्होंने चिंतित महसूस करते हुए अपनी आत्मा की भावना को उस सराय में बढ़ा दिया जिसमें वह रुके थे। सराय की ओर दौड़ना शुरू करते हुए उसके कदम लड़खड़ा गए जब उसने देखा कि एवलिन को आकाश में उड़ा दिया गया था। एक ठंड उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई क्योंकि वह अविश्वसनीय रूप से डरा हुआ और उग्र महसूस कर रहा था। थंडर क्लाउड मूवमेंट तकनीक का उपयोग करते हुए वह बेहद तेजी से दौड़ा, जबकि उसके पारदर्शी आत्मा शरीर ने उसके शरीर को छोड़ दिया, एक अविश्वसनीय गति से विस्फोट किया। यह सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन में प्रशिक्षित होने का लाभ है। शिशु आत्मा चरण तक पहुंचने से किसी को अपने शरीर के बाहर आत्मा का तनाव प्रकट करने की अनुमति मिलेगी। युवा आत्मा चरण तक पहुंचने से किसी को अपने मांसल शरीर के बाहर एक पारदर्शी आत्मा शरीर प्रकट करने की अनुमति मिलेगी, हालांकि यह थोड़ा कमजोर होगा। वयस्क आत्मा चरण तक पहुंचने से किसी को पूरी तरह से विकसित आत्मा शरीर को प्रकट करने की अनुमति मिलेगी, जिससे वे इसके साथ लड़ने में सक्षम होंगे। भले ही उनका मांसल शरीर अविश्वसनीय रूप से तेजी से चला, एक पीक रिवॉल्विंग कोर स्टेज कल्टीवेटर के बराबर, वह अविश्वसनीय रूप से चिंतित था। वह अपनी आत्मा के शरीर को भी भेजने के अलावा कुछ नहीं कर सका, अंततः अपने मांसल शरीर को एक कमजोर स्थिति में छोड़ दिया। अपने आत्मा रूप में जब उसने उसके शरीर को उसकी मृत्यु तक गिरते हुए देखा, तो वह क्रोधित तरीके से चिल्लाया क्योंकि वह लगभग पागल हो गया था। एवलिन। उन्होंने जल्दबाजी में हत्यारे के नाम की पहचान करने के लिए अपनी डेथ सेंस का इस्तेमाल किया और तुरंत इसे डेथ नोट में लिखा, अपने मांसल शरीर के साथ मिलकर काम किया। वेनिस क्लेमोर तुरंत मर जाता है। डेथ नोट उनकी आत्मा समुद्र में रहता था, न कि उनकी आत्मा के शरीर में। लेकिन जब तक वह डेथ नोट पर अपना नाम छोड़ने में कामयाब रहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े, जबकि उसकी पूरी आत्मा के शरीर को बढ़ती भावनाओं से गंभीर दर्द महसूस हुआ जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सका। जब तक उसकी आत्मा सराय के पास पहुंची, एवलिन का शरीर एक झटके के साथ जमीन पर गिर गया। अब जब वह सीमा में था, तो उसने गुस्से में वानिस पर अपना जबरदस्त आत्मा दबाव छोड़ दिया। एवलिन ने अपनी आंखें खुली रखी थी। एक पल के लिए उसे लगा कि उसका सिर काट दिया गया था। उसने यह जांचने के लिए धीरे धीरे अपने हाथ उठाए कि उसका सिर बरकरार है या नहीं। धमाका! उसके बगल में एक कटा हुआ हाथ गिर गया, जिससे उसकी पुतलियां फैल गई। आह! उसके हाथों में बाढ़ का दर्द शुरू हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका बायां हाथ काट दिया गया था, जबकि उसका दाहिना हाथ उसकी हड्डियों से गहराई से कट गया था। उसकी कलाई का हिस्सा खूनी तरीके से नीचे लटक रहा था। इससे पहले कि खंजर उस तक पहुंच पाता, जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोली, उसने एक साथ अपनी नंगी बाहों से खंजर को अवरुद्ध करने के लिए अपने हाथों को उठाया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी बाहें इस अवस्था में थी। डेविस का आत्मा शरीर एवलिन के सामने उतरा क्योंकि उसने अपने शब्दों से उसे दिल दहला दिया। यह ठीक है, यह ठीक है, कुछ भी नहीं होने जा रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। एवलिन लड़खड़ाई और बाएं और दाएं संघर्ष किया, जबकि वह दिल दहला देने वाले तरीके से चिल्लाई। उसकी आंखों से खून बह रहा था, जबकि आंखों से आंसू टपक रहे थे। दर्द उसे संभालने के लिए बहुत ज्यादा था, यह इतना था कि वह उसके सांत्वना देने वाले शब्दों को भी नहीं सुन सकती थी। जमीन पर गिरने से वानिस बेहोश हो गई। उसकी मौत बहुत दयालु थी। डेविस का मांसल शरीर क्रोधित भावनाओं से भर गया। वह वास्तव में वानिस के सिर के ऊपर उतरा, जिससे यह विस्फोट में विस्फोट हो गया। एक ही कदम के साथ उन्होंने तुरंत एवलिन को एक कीमती मिड लेवल स्काई ग्रेड मेडिसिनल पिल खिलाया। यह एक गोली थी जिसे उन्होंने अपने अल्केमी मास्टर से जीवन रक्षक गोली के रूप में प्राप्त किया था। उसकी आंखों में विवेक की कुछ झलक लौट आई क्योंकि उसने गोली की ऊर्जा को अपने शरीर में बहते हुए महसूस किया। उसका शरीर गर्म होने लगा, जबकि उसकी चोटें और कट जो उसके पूरे शरीर को कवर करते थे, दर्द में डूब गए क्योंकि इससे खून बहना बंद हो गया। कुछ सेकंड के बाद उसके बाएं और दाएं हाथ से भी खून बहना बंद हो गया। डेविस उसकी खूनी आकृति को देखते हुए आंसू बहाता रहा। उसने उसका सिर उठाया, उसे अपने कंधों पर लिटाया और औषधीय गोली की ऊर्जा को उसके पूरे शरीर में प्रसारित करने में मदद की, जबकि उसकी आत्मा का शरीर एक ठंडे चेहरे के साथ एक दिशा को देखने के लिए मुड़ गया, जो जानलेवा क्रोध से भरा था। साशा ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है क्योंकि उसने उसकी नजर महसूस की थी। वास्तव में जब उसने उसे वानिस के सिर पर कदम रखते हुए देखा, तो उसका शरीर जम गया। लेकिन उसका चेहरा एक मुस्कुराहट में चमक गया क्योंकि उसने एक पागल चेहरे के साथ उसकी आत्मा के शरीर को देखा। उस अपंग से शादी मत करो, वह कचरा है और आपकी स्थिति के साथ फिट नहीं होगी। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों नहीं कर लेते? इससे पहले कि उसके शब्द समाप्त होते, उसका सिर उड़ गया क्योंकि वह शांत तरीके से जमीन पर गिर गया था। उसका शरीर सराय की टूटी हुई दीवार से गिर गया, एक झटके के साथ फर्श पर गिर गया। उसकी गर्दन से खून बहते हुए नदी की तरह जमीन पर बह रहा था। उसकी आत्मा के शरीर ने अपने हाथों में एक साधारण तेज तलवार धारण की थी, जो उसकी अपनी आत्मा से बनी थी। उसने ऊपर देखा और एक खिड़की से कांपते हुए सिलहुट को बाहर झांकते हुए देखा। उसने अपनी तलवार को काट दिया और जब वह उसका सिर काटने के लिए बाहर निकल रहा था, तो एक कमजोर आवाज सुनाई दी। वह स्त्री। उसने नहीं किया, एवलिन ने फीके स्वर में कहा। उसकी एक आंख आधी खुली हुई थी जबकि दूसरी बंद थी। उसकी सांस रुक गई थी, जबकि उसके कपड़ों में पलके और कई छेद थे। उसकी आवाज सुनकर डेविस ने अतुलनीय रूप से खुशी महसूस की। उसकी आत्मा का शरीर तुरंत अपने मांसल शरीर में वापस चला गया। अब उसके लिए बदला लेना महत्वपूर्ण नहीं था, केवल उसकी चोटों का इलाज करना महत्वपूर्ण था।
इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने पहले ही बदला ले लिया था, क्योंकि उन्होंने केवल उन 2 महिलाओं को अपनी सोल सेंस के साथ एवलिन पर हमला करते देखा था। मजबूत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि आप इसे जानते हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। डेविस ने कहा कि वह अपने दिल की गहराई से प्रत्येक शब्द का मतलब था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की उदासी थी जब वह उसके 2 हाथों को देख रहा था, क्योंकि उसके 2 हाथ अभी के लिए एक खोया हुआ कारण थे। जब तक वह शरीर परिवर्तन चरण तक नहीं पहुंचती है, तब तक सही स्वर्गीय संसाधनों के बिना एक अंग को फिर से विकसित करना असंभव होगा। जब कोई शरीर परिवर्तन चरण में पहुंचता है, तो वह तब होता है जब कोई अपने नश्वर शरीर को बहा देता है, एक ऐसे शरीर का निर्माण करता है जो स्वर्ग के नियमों के प्रति अधिक अभ्यस्त होता है। यहाँ तक कि अगर वह शरीर की खेती में 5वें चरण में पहुंच जाती है, तो भी यह बेकार होगा, क्योंकि शरीर की खेती केवल किसी की शारीरिक शक्ति, हड्डियों के घनत्व और अंगों की वृद्धि को बढ़ाती है। डेविस ने इस जगह पर पहुंचने वाले एस्टन साम्राज्य के उदात्त पात्रों को महसूस करते हुए अपनी आंखें संकुचित कर ली। उसने अपने काले वस्त्र हटा दिए, उसे इसके साथ कवर किया, उसने उसे यथासंभव धीरे से उठाया। एवलिन करा उठी, क्योंकि उसने महसूस किया कि ऊपर उठाए जाने के दौरान उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। कुछ पल बीत गए, क्योंकि एक एक करके कई सिलहुट घटनास्थल पर पहुंचे। सम्राट एस्टन उनके सामने खड़े हुए और गंभीरता से दृश्य का सर्वेक्षण किया। अध्याय 140 आराम। डेविस का चेहरा ठंडा था, उसे लगा कि वह किसी को भी चेहरा नहीं दे रहा है। उन्होंने खुद को दोषी ठहराया, उन्होंने इस गड़बड़ी के लिए उन सभी को दोषी ठहराया। इससे पहले कि एवलिन के दर्द की हल्की सी करा ने उसे वास्तविकता में वापस लाया, जानलेवा आग्रह ने उसे पकड़ लिया। साम्राज्य के मेहमानों के रूप में उन्होंने महसूस किया कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए थी, लेकिन यह उनकी गलती थी कि उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा है। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें पत्र की सामग्री को नहीं पढ़ना चाहिए था और ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस की ओर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन नतीजतन यह शर्ली और फेलिसिया के लिए एक त्रासदी में समाप्त हो सकता है। उन्होंने महसूस किया कि अगर वह परिदृश्यों को पहले से जानते थे, तो वह उन दोनों को बचा सकते थे, लेकिन वह जानते थे कि वास्तविकता उस तरह की नहीं थी। अपने दिमाग में फूट फूट कर रोने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी दुविधा का कोई सही जवाब नहीं था, केवल उस पक्ष को छोड़ दिया जिसे वह चुनना चाहता था। बेशक अगर उसे पता था कि ऐसा हुआ होगा, तो वह एवलिन के साथ रहता। एस्टन, हमारे रहने के लिए एक जगह तैयार है। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि इस साम्राज्य में सबसे अच्छा धर्मत्यागी जल्द ही मेरे एवलिन की जांच करे। सम्राट एस्टन ने अपना सिर हिलाया, अनादर को दिल पर नहीं लिया। उन्होंने अपने अधीनस्थों को आदेश देना शुरू कर दिया। फिर सम्राट एस्टन रॉयल पैलेस की ओर बढ़े, जबकि डेविस ने उनका पीछा किया, जबकि उन्होंने एवलिन को धीरे से उठाया। उसकी गर्मी महसूस करते हुए वह थकावट से बेहोश हो गई, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका मन अपनी नींद से अंदर और बाहर कराते हुए दर्द से जाग रहा है। सम्राट एस्टन ने उन्हें एक अनाम रॉयल पैलेस में ले जाया, जिसे एस्टन साम्राज्य से किसी भी राजकुमार या राजकुमारियों द्वारा नहीं लिया गया था। वास्तव में यह एक नवनिर्मित रॉयल पैलेस था जो डेविस के लिए था, लेकिन चूंकि शादी रद्द कर दी गई थी, इसलिए यह अब उसका नहीं था। सम्राट एस्टन ने उन्हें कुछ भी नहीं समझाया और बस उन्हें कुछ समय के लिए रॉयल पैलेस दे दिया। डेविस ने ठंड से सिर हिलाया और उसे देखे बिना रॉयल पैलेस में प्रवेश किया। दरवाजा बंद करके वह जल्दी से छिपाने वाली संरचनाओं को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ा। उसने उसे बिस्तर पर रखा और उसके खून से सने कपड़े उतार दिए। उसके शरीर पर घाव स्पष्ट रूप से ठीक होने लगे थे। कट बंद हो गए और उसके बाएं हाथ का कटा हुआ हिस्सा बंद हो गया था। उसका दाहिना हाथ, जो अभी भी एक भयानक दृश्य था, देखने में खूनी लग रहा था। हड्डी अभी भी दिखाई दे रही थी, जबकि यह बहुत धीरे धीरे ठीक हो गई थी। मांस अभी भी एक अलग अवस्था में था और तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि हड्डी ठीक न हो जाए। उसने उसकी कटी हुई बाह को अपने हाथ में पकड़ लिया, जबकि उसका दिमाग उन अनमोल क्षणों की ओर भटक गया जो उसने उसके साथ हाथ पकड़े थे, उनकी उंगलियों को आपस में मिला रहे थे। उसकी आंखों में आंसू बनने लगे, लेकिन उसने रोने की पूरी कोशिश की। उसने बिस्तर पर उसके बगल में अपना हाथ रखा और उसके शरीर पर कुछ औषधीय पेस्ट लगाया। इसके बाद उसने धीरे धीरे उसके घावों पर पट्टी बांधी। फिर अंतिम परिणाम यह था कि उसका पूरा शरीर पट्टियों से ढक गया था, जिससे वह आधी मम्मी की तरह दिखती थी। बैंडिंग में अपने कौशल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। उसने उसे फिर से अपने काले वस्त्रों से ढक दिया। उसने अपनी जीभ क्लिक की और आने वाले मेहमान को वापस देखा। अंदर आ जाओ। इससे पहले कि दूसरा पक्ष अनुमति मांग पाता, डेविस जोर से चिल्लाया। छिपाने का गठन खोला गया और एक आंकड़ा दर्ज किया गया। सम्राट एस्टन ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। मेरे अधीनस्थों ने जांच की है कि क्या हुआ था। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने क्या सीखा? सम्राट एस्टन ने उसे देखा। हमने रॉस परिवार से हाना रॉस को पकड़ लिया है, जबकि आपके द्वारा मारे गए 2 क्लेमोर परिवार से थे। डेविस ने उनकी पृष्ठभूमि पर एक नजर भी नहीं डाली, क्योंकि वह पहले से ही यह जानता था। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ बुरे लोगों को पालने पोसने के लिए दोनों परिवारों का नरसंहार किया जाए। लेकिन वह जो जानना चाहता था वह यह था, कारण क्या था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? सम्राट एस्टन ने उसे फिर से देखने से पहले अपनी आंखों की रोशनी कम कर दी। हाना रॉस के बयान से ऐसा लग रहा था कि वे आपके साथ एवलिन के रिश्ते को बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई, जिससे उनमें से अन्य 2 ने ईर्ष्या और शर्मिंदगी के कारण उस पर हमला किया। आपके कहने का मतलब है कि जो एक शातिर शरारत होने का मतलब था, वह इस तरह की त्रासदी में बदल गया है? डेविस ने ठंडा फुल के अंदाज में हंसते हुए पूछा। जहां भी आप इस पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं, यह सच्चाई है, कम से कम हमारे द्वारा एकत्र की गई जानकारी से। सम्राट एस्टन ने तब भरी। एक व्यक्ति की भावनाएं कभी कभी भटक जाती हैं और अपरिवर्तनीय परिणामों का कारण बनती है। डेविस चुप हो गया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। मैं हाना नाम की महिला से निपटूंगा, उसे बंद रखो। सम्राट एस्टन ने सिर हिलाया, और जब वह कुछ पूछना चाहता था तो वह एवलिन के नरम रोने से बाधित हो गया। यह डेविस वापस मुड़ गया, क्योंकि वह तुरंत उसकी तरफ भागा। जब सम्राट एस्टन ने यह देखा तो वह जाने से पहले एक पल हिचकिचाया। स्वाभाविक रूप से वह डेविस से पूछना चाहता था कि कल रात क्या हुआ था जब वह अपनी बेटी से मिलने गया था, लेकिन पूछने का मौका खो दिया। डेविस अवचेतन रूप से उसके हाथों को पकड़कर उसे आराम देना चाहता था, लेकिन एक बार फिर से उसके कमजोर फिगर को देखते हुए उसे खुद पर और अधिक नफरत महसूस हुई। एवलिन ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर 2 निशान थे, एक उसके होठों के बगल में और एक उसके माथे पर। डेविस ने अपने होंठों को काटा और कहा, आप ठीक है। कुछ दिनों में सभी निशान गायब हो जाएंगे, यह सिर्फ है। फिर उसने उसके हाथों को देखा और जारी रखा, आपका दाहिना हाथ 1 महीने में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जबकि आपका बायां हाथ। उसकी आंखों पर आंसू देखकर एवलिन ने अपना सिर हिलाया और फिर से उसे देखकर मुस्कुराया। मेरे साथ रहो।
एवलिन ने कमजोर रूप से कहा। उसका चेहरा एक तड़प अभिव्यक्ति से भरा था। डेविस आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने अपनी जानलेवा भावनाओं को वापस ले लिया और उसे धीरे से देखा। वह कुछ समय के लिए उसके साथ रहने से ज्यादा कुछ महसूस नहीं कर रहा था। एवलिन अपने गर्म चेहरे को देखता रहा और धीरे धीरे सो गया। उसके शांति से सोते हुए फिगर को देखते हुए उसने आराम किया। इस बिंदु पर वह अभी भी यह नहीं समझ पाया कि उसकी उपस्थिति एवलिन के लिए सबसे बड़ा आराम था।